हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज हम करने वाले हैं दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर। देखिए, दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर बुक के यानी भारतीय भवन बुक के एक्सरसाइज 1B के सवालों को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज में जो सवाल हम सॉल्व करेंगे उसमें जो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम बता देंगे, तब फिर एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या लिखे हैं हम, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो ऐसे आप पिछले मतलब क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में आप इसको पढ़ लिए होंगे। किसको? अभाज्य संख्या। बहुत ही छोटा बच्चा इसको जान जाता है। किसको? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को। लेकिन हम थोड़ा सा अभी आपको क्या करेंगे, रिमाइंड कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। तो देखिए, बात करते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, जो हम बोलने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। किससे? जो संख्या एक से तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वही मेरा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे ऋण संख्या भी लिखा रहता है। क्या? ऋण संख्या। तो वो भी क्या है? मेरा अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप अगर ऋण लिखा हुआ देखेंगे तो ऋण भी मेरा क्या है? अभाज्य संख्या ही है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे तो वह कौन सी संख्या है भाई जो कि अभाज्य संख्या है? तो कौन सी संख्या है? जैसे हम 2 को लेंगे, 1 को नहीं लेंगे। 1 भाज्य नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब क्या कर लेंगे? 2 को लेते हैं। तो देखिए 2 क्या है? 1 से डिवाइड लग रहा है पूरा, और 2 अपने से यानी खुद से लग रहा है। इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 3 जो लेंगे, देखिए 3 1 से डिवाइड लग रहा है और किससे? खुद से, यानी 3 अपने से डिवाइड लग रहा है, तो 3 हो जाएगा। 4 देखिए, 4 किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और खुद से भी लग रहा है। और एक्स्ट्रा कौन सा संख्या है जो कि लग रहा है? वो 2 से लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभाज्य संख्या में क्या होता है कि एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, लेकिन वहां तो 2 से हो रहा है। कौन? 4। तो 4 को हम लेंगे? नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 4 के बाद 5 को लेंगे। 5 के बाद 6 को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? 7 को लेंगे। 7 के बाद 8 को नहीं लेंगे, क्योंकि 8 क्या है? 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिवाइड लग रहा है, 4 से लग रहा है, 1 से लग रहा है, और वह अपने आप से लग रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा संख्या से विभाजित हो रहा है। तो 8 को भी नहीं लेंगे। 9 देखिए, 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, और 9 खुद से लग रहा है, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो 9 भी नहीं लेंगे। 10 देखिए, 2 से 5 से 10 भी नहीं लेंगे, 11 आ जाएगा। तो इस तरह का संख्या मेरा क्या होता है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जो संख्या एक से तथा सिर्फ स्वयं से यानी एक से और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं भाज्य संख्या का। किसका? भाज्य संख्या का, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य और किसी संख्या से विभाजित हो जाए। देखिए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी
किसी न किसी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक से और स्वयं से तो लगेगा ही लगेगा, उससे अतिरिक्त अन्य किसी न किसी संख्या से विभाजित हो, किसी न किसी संख्या से विभाजित होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या को कहीं कहीं यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या आप लिख सकते हैं इसको यौगिक संख्या भी, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं, यौगिक भी बोलते हैं हम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कि एक और स्वयं से लगेगा और उसके अतिरिक्त यानी और किसी न किसी संख्या से वो निश्चित लगेगा, तो वह क्या होता है मेरा भाज्य संख्या। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, भाज्य संख्या का। एग्जांपल इसका हो जाएगा, जैसे देखिए 2 3 ले लिए तो क्या लेंगे, 4 ले लेंगे, इसमें 5 ले लिए उसमें 6 आ जाएगा, इसमें 7 ले लिए उसमें 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह का संख्या मेरा क्या आ जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं किसका, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है सहअभाज्य। अगर आप इसका देखते हैं सहअभाज्य, इसका मतलब यहाँ अभाज्य, यहाँ पे क्या लाइन यूज हुआ है, अभाज्य, है ना, अभाज्य शब्द यूज हुआ। तो ऐसा बात नहीं है कि हमको 2 संख्या अभाज्य ही लेना है, ऐसा बात नहीं है, आप भाज्य भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का HCF यानी मौसवा जो आना चाहिए, दोनों संख्या का मौसवा 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वह संख्या मेरा क्या कहलाता है, अभाज्य सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो लिख देंगे इसका डिफिनेशन, देखिए वह दो संख्याएं जिसका मौसवा तो आपको पता होगा, महत्तम समावर्तक मौसवा यानी HCF कितना हो, 1 हो, तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो सहअभाज्य कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। अब देखिए 2 संख्याएं जिसका मौसवा 1 हो, तो हम भाज्य भी एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम ले लिए 9 और 16, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य, एक सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए 9 का जो गुणनखंड होगा क्या क्या होगा, 3 × 3 और 16 का होगा क्या, 2 × 2 × 2। तो देखिए इसका HCF जो आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा है तो 1 होगा। HCF कितना आएगा, 1। तो जिन 2 संख्याओं का HCF 1 आए तो उसका क्या, वह कौन सा संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो जो भी संख्या रहेगा, अगर मेरा यहाँ पे भाज्य भी रहेगा तो भी चलेगा, अभाज्य रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि दोनों का HCF क्या रहना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप ये सब जो भाज्य और अभाज्य है, देखिए ये तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब क्या है, बहुत क्लास 8 में, क्लास 7 में इसका पूरा डिटेल्स में स्टूडेंट सब जान जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ज़रा सा रिमाइंड आपको इसलिए कर दिए क्योंकि अभी एक्सरसाइज में इसका यूज होने वाला है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पर ले लिए इसको। अब बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं हम प्रमेय। क्या है प्रमेय 1 में, देखिए यदि कोई अभाज्य P Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो P Q को भी विभाजित करेगा, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर देखिए सपोज P ले लिए हम 4, ठीक है, P ले लिए कितना 4 और Q ले लिए हम 8, कोई दिक्कत, हम क्या ले लिए, धनात्मक पूर्णांक ले लिए Q। अब देखिए बोल रहा है कि P अगर Q स्क्वायर को विभाजित करता है, Q स्क्वायर कितना, Q स्क्वायर अगर करेंगे Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। P अगर 64 को डिवाइड कर रहा है, देखिए P 64 को अगर डिवाइड कर रहा है
तो पी क्यू को भी डिवाइड करेगा, किसको, क्यू को भी डिवाइड करेगा, कौन, पी। क्यू स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी पी डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 64 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्यू स्क्वायर पी को विभाजित करता है। देखिए क्यू स्क्वायर को पी विभाजित करता है तो क्यू को भी पी विभाजित करेगा। आपको इससे समझ में आ गया होगा। देखिए पी इक्वल टू 4 लिए, क्यू इक्वल टू 8 लिए। अगर क्यू स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना, 64 4 से भाग लग रहा है तो 8 भी यानी 8 भी 4 से भाग लगेगा। वही बोल रहा है, यही स्टेटमेंट है। क्या है कि क्यू स्क्वायर को पी विभाजित करता है तब क्यू को भी पी विभाजित निश्चित करेगा। उसी तरह क्यू स्क्वायर को कौन, पी विभाजित कर रहा है यहाँ पे 4, तो क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी 8 को भी 4 विभाजित कर देगा। 8 को 4 से विभाजित हम कर सकते हैं पूरा पूरी। तो यही है इसमें प्रमेय 1 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब यूज होने वाला है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे आपको पता होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ध्यान दीजिएगा जरा सा। बात करते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। और मल्टीपल क्या होता है, गुणज, ठीक है। अब गुणनखंड समझिए, अगर हम बोलेंगे 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 12 का गुणनखंड क्या क्या है, क्या हो जाएगा, 1 2, देखिए 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में और कौन, 3 4, नहीं तो इस तरह गुणनखंड ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा गुणनखंड, किसका, 12 का। 12 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अगर हम गुणज की बात करें तो 12 का गुणज क्या हो जाएगा, 12 24 26 26 नहीं 36। तो ये हो गया गुणज मेरा। तो आपको पता चल गया होगा कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। गुणनखंड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 12 है किस टेबल में है, 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में है, 12 खुद अपने के टेबल में। तो ये भी गुणनखंड एक तरह का हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एचसीएफ हिंदी होता है मो 100, क्या होता है, मो 100। एलसीएम लॉ 100, ठीक है। मो 100 मतलब महत्तम समावर्तक, लॉ 100 मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अब देखिए समावर्ती होता है इसका। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, कोई दो संख्या है सपोज, ध्यान दीजिए। अगर मेरा दिया हुआ है 16 और 20, ठीक है, ये दो संख्या मेरा दिया हुआ है 16 और 20। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 का क्या आएगा, 2 2 यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 4 2 2 1। तो 16 का जब हम किए तो क्या हो गया, 2 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, ये ना 2 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। और जब हम 20 का करेंगे, 20 का करेंगे तब क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 20 का 2 10 2 5 5 1। अभाज्य संख्या जब भी आप गुणनखंड को तोड़ेंगे, देखिए जब भी आप भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो वो जो टूटेगा किसके फॉर्म में टूटेगा, अभाज्यों के घातों के रूप में टूटेगा, अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में, ठीक है, घातों के गुणनफल के रूप में। अब देखिए अगर हम 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 का कितना, 2 पे पावर कितना 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 5,
क्या कि दो बार है। अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटा घात लेना पड़ता है हमको, छोटा घात। इतना आप ध्यान में रखिएगा, इसको इसमें बड़ा घात। अब देखिए अगर हम HCF निकालेंगे, HCF किसका, इसका 16 और 20 का, तो HCF क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा घात देखना है। तो 2 का छोटा घात कितना है, 2 का छोटा घात 2 पे पावर 2, यहाँ पे तो 2 पे पावर 4 है, उसको नहीं लेंगे, 2 पे पावर 2 लेंगे, तो 2 पे पावर 2। 5 पे पावर छोटा घात क्या है, यहाँ पे 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप बोलेंगे 5 पे पावर छोटा घात 1 है, इसको ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 5 पे पावर 1 है, अगर हम यहाँ पे गुना में 5 पे पावर 0 दे दें, कोई दिक्कत, इसका मान कितना, 5 पे पावर 0 का मान 1, तो 1 हो गया इसका मान, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर हम 5 पे पावर 0 ले लेते हैं तो कोई चेंज होगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो छोटा घात अब बताइए 5 पे पावर 1 हुआ कि 5 पे पावर 0 हुआ, छोटा घात कौन हुआ, 5 पे पावर 0, इसलिए हम उसको ले लिए। तो हम इसको नहीं भी लेंगे, देखिए 0 वाला टर्म को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो टर्म को छोड़ देंगे। तो बच गया क्या मेरा, ये वाला टर्म, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 निकल के आ गया क्या मेरा HCF किसका 16 और 20 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा घात हमको देखना है। अब बात करते हैं LCM देखिए 16 को जब हम तोड़े तो 2 पे पावर 4 आया, और 20 को जब निकाले तो 2 पे पावर 2 × 5 आया, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या होता है, बड़ा घात हमको देखना होता है, क्या, बड़ा घात। तो देखिए 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2, बड़ा घात क्या होगा, 2 पे पावर 4 होगा बड़ा, इंटू 5 पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 पे पावर क्या 0 छिपा हुआ है कि ना, तो 5 पे पावर 0 ज़्यादा या 5 पे पावर 1 ज़्यादा, 5 पे पावर 1 ज़्यादा, तो 5 पे पावर 1 दे देंगे, यानी सिर्फ 5 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 4 16 × 5, तो कितना आ जाएगा 20। LCM निकल के आ जाएगा कितना 20, और HCF जो निकल के आ जाएगा कितना 4। तो आपको ध्यान में रखना है कि LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बड़ा घात लेते हैं, बड़ा घात, और HCF निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, छोटा घात को लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका फार्मूला, यानी HCF और LCM का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए सपोज मेरे पास 2 संख्या था, क्या था 16 और 20, ये 2 संख्या है, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल। जैसे देखिए दोनों संख्या गुणनफल A और B है, तो A × B हो जाएगा बराबर HCF AB और गुना LCM क्या AB, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A × B बराबर क्या HCF AB और LCM AB, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया फॉर्मूला, इसके हेल्प से आप HCF LCM या फिर दोनों संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम HCF को फ्री करेंगे, HCF A और B क्या हो जाएगा, A × B, यहाँ पे टोटल टर्म मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, तो A × B बाय LCM AB। उसी तरह LCM को अगर हम फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM AB = A × B, यानी दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF AB, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन फार्मूला का उपयोग आपको देखिए, ये सब फार्मूला जो है, ये सब फार्मूला हम एक्सरसाइज के सवालों को बनाने में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का सवाल क्या है, एक्सरसाइज 1B किसका, भारती भवन बुक का। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा
अभाज्य कब होगा, जब देखिए कोई संख्या अभाज्य कब होता है, जब वह संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो और किसी से नहीं हो। तो P अभाज्य होगा यदि P में केवल डैश और डैश से भाग लगे। किससे किससे भाग लगेगा, एक से और स्वयं से। तो स्वयं कौन है यहाँ पे, P है। तो एक से और P से भाग लगे, एक और P आपको भर देना है। दूसरा है डैश संख्या को अभाज्यों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में। तो देखिए अगर हम संख्या 16 लेते हैं या फिर 25 लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 फिर 5 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 2 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 पे पावर कितना 4, 5 2 टाइम्स यहाँ 5 पे पावर 2। तो देखिए जब भी आप भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे, भाज्य संख्या का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो वह अभाज्य संख्या के गुणनखंड में टूट जाएगा, अभाज्य संख्या में वो टूट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में टूटा कि 2 × 2 × 2 × 3, सब इसमें जो आएगा क्या आएगा, अभाज्य संख्या ही आएगा। क्या आएगा, सब अभाज्य संख्या ही आएगा। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हो गया। तो वह बोल रहा है कि डैश संख्या को अभाज्यों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे मेरा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे है मेरा दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 6 है, ठीक है। तो 2 × क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 3, तो 2 × 3 तो 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1, दोनों मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या ही हुआ कि ना। तो जब मेरा दोनों अभाज्य संख्या रहे तो हम किसको तोड़कर अभाज्य संख्या ला सकते हैं, भाज्य संख्या को तोड़कर क्या ला सकते हैं, अभाज्यों के घातों के गुणनफल के रूप में हम ला सकते हैं। तो किसको तोड़कर, भाज्य संख्या को तोड़कर। तो भाज्य संख्या को हम क्या बताए थे अभी कि यौगिक संख्या भी आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यौगिक लिखें चाहे भाज्य लिखें, एक चीज हुआ, दोनों सेम है। और अभाज्य बोलें चाहे हम ऋण बोलें, दोनों क्या है, सेम चीज है। अब देखिए थर्ड बात करते हैं, दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य है यदि मौसो। देखिए सहअभाज्य कब होता है, जब दोनों संख्याओं का मौसो क्या रहे, एक रहे। जब दोनों संख्याओं का मौसो एक रहेगा तब वह संख्या मेरा क्या होगा, अभाज्य। तो मौसो ए बी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आगे है मौसो 48 30 बराबर मौसो 30 डैश। तो देखिए इसको समझिएगा जरा सा, हम ऊपर का मिटाते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि मौसो, जैसे HCF मेरा दिया हुआ है, कोई संख्या AB HCF है, ठीक है। अगर रिपीट हो जाए मेरा, क्या हो जाए, B सेकंड पोजीशन पे है, B मेरा फर्स्ट पोजीशन पे चले जाए, तो मेरा सेकंड पोजीशन पे क्या फील होगा, डैश। सपोज डैश है तो हमको उसको फिल करना है। इसी टाइप में है कि देखिए यहाँ पे 30 सेकंड पोजीशन पे था, अब फिर फर्स्ट पोजीशन पे 30 आ गया। अब हमको क्या फिल करना है इसमें, तो देखिए अगर मेरा संख्या A से बड़ा होगा, A बड़ा होगा किससे, B से, तब मेरा इस जगह क्या भरा जाएगा, A - B फिल कर देना है आपको, यानी A में B घटा देना है। जब मेरा A B से क्या रहे, बड़ा रहे, तब आपको क्या कर देना है, A - B कर देना है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 48 30 से बड़ा है क्या, 48 30 से बड़ा है, यानी 48 30 से बड़ा है कि नहीं। तो जब बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 48 - 30 कर सकते हैं। तो 48 - 30 क्या आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे आपको क्या फिल कर देना है, 18, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि HCF जब AB निकालना, AB दिया हुआ रहे तो HCF B और डैश जब पूछे तो जब A मेरा B से बड़ा रहे तब हम क्या करेंगे, A में B घटा देंगे, ठीक है। तो इसी से आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 5th, अभाज्यों के बारे में जान लेने से डैश के बारे में बहुत जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। अगर हम अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, पूर्णांक के बारे में। तो आपको क्या फिल कर देना है यहाँ पे, पूर्णांकों के बारे में। तो पूर्णांकों भर देना,
6 है, अभाज्यों की संख्या डैश है। अगर बोलता मेरे पास यहाँ कि 10 से कम अभाज्यों की संख्या क्या है, 10 से कम अभाज्यों की संख्या, तो 2, 3, 5, 7 यानी 4 संख्या है 10 से कम अभाज्य संख्या। 10 से कम अभाज्य संख्या कितना है, 4 गो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अभाज्यों की संख्या कितना है, कहाँ से कहाँ तक ये हमको बोला गया नहीं है कि 10 से कम या फिर 20 से कम या फिर 10 और 20 के बीच कितना अभाज्य संख्या, ये नहीं बोला है। क्या बोला है, सिर्फ अभाज्यों की संख्या क्या है, तो कहाँ तक है पता नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि कोई कंडीशन मेरा नहीं दिया हुआ है। आगे है, मौसों के लिए सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे डैश घात पहचानना होता है। तो अभी हम तुरंत बताएं कि मौसों निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे कम घात देखते हैं कि सबसे कम घात रहे, वही मेरा मौसों कहलाता है। तो सबसे कम घात यानी कम घात आपको फिल कर देना है। लॉसों के लिए सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे डैश घात पहचानना होता है, सबसे क्या, बड़ा घात। कौन घात, सबसे बड़ा घात पहचानना होता है। अभी हम तुरंत बताएं, देखिए तुरंत यूज हो रहा है एक्सरसाइज में, तुरंत वो सब यूज हो रहा है जो हम पहले बता दिए हैं। अब मौसों ए बी गुना लॉसों ए बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ ए बी और गुना एलसीएम ए बी। तो वही इसमें एचसीएफ ए बी दिया हुआ है, एलसीएम ए बी दिया हुआ है, तो क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या मेरा क्या है, एक संख्या ए दूसरा संख्या बी, एक संख्या ए गुना दूसरा संख्या बी, तो ए और बी आपको फिल कर देना है। तो यही क्वेश्चन है, और क्या है, कुछ है क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान से पहले देखना है वीडियो को, शुरू में आपको जरा भी स्किप नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, आपको समझने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा और एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करने में आपको जरा भी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखें। इसमें अज्ञात संख्या है मेरा, इसमें ए बी सी इसको फिल करना है, इसमें खाली जगह है इसको फिल करना है। क्या बोल रहा है, पहला का कंडीशन क्या है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है। देखिए सबसे ऊपर की संख्या यानी ए, बिना हम बी और सी निकाले, बी और सी हम नहीं निकालेंगे, क्या हम ए को निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, देखते हैं। देखिए कैसे नहीं निकालेंगे, निकाल सकते हैं। देखिए सी का अगर बात करें हम तो 17 इंटू 2, तब यहाँ क्या 34 आया होगा, ये ना 17 इंटू 2 तब ना 34। और यहाँ पे क्या देखिए 34 इंटू 2 तब 68। तो यहीं से हम डायरेक्ट अगर यहाँ से गुना कर दें सब संख्या को तो मेरा सब पता चल जाएगा ना। 17 इंटू 2 कितना 34, 17 इंटू 2 इंटू 2 68, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इधर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ए का पता चल जाएगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को, ये सब बिना निकाले हम निकाल सकते हैं कि ना, ए को, तो हाँ निकाल सकते हैं। अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, तो हाँ मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस नीचे से ऊपर हम गुना कर देंगे क्योंकि हमको संख्या दिया हुआ है। अब देखिए हम निकालते हैं ए और बी। सबसे पहले सी निकलेगा, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम सी निकालते हैं। पहले क्या हो जाएगा 17 इंटू 2 यानी 34, राइट। बी क्या हो जाएगा 34 इंटू 2 कितना 68। इसी तरह ए मेरा क्या हो जाएगा 68 इंटू 2, यहाँ पे 68 हो गया। 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, फिर 136। तो ए का मान निकल के आ गया कितना 136, बी निकल के आ गया कितना 68 और सी निकल के आ गया कितना 34। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो गया, यही आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, ए बी सी का मान निकल गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए अगर हम 12 का गुणनखंड करेंगे, 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, किस 12 नहीं सॉरी 72 है, तो 72 का हम गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या आएगा 72, 2 से कितना 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से कितना 9, फिर 3 से, यानी 2 पे पावर कितना 3 टाइम्स है तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 2 टाइम्स है 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8, 3 पे पावर 2 का वैल्यू कितना 9। तो वही 8 को लिख दिया है, देखिए 8 यहाँ पे लिख दिया है, तो मतलब 9 छुटा हुआ है मेरा, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा 9। अब 8 9 जा 72,
ये तो हमको पता चल गया, यानी 8 नंबर 72 आ गया। अब हमको इसमें फिल करना है। तो देखिए जब हम 8 को हम तोड़े तो क्या आया, 2 पे पावर 3 आया, यानी 2 कितना बार, 3 बार। तो यहाँ पे 2 3 बार हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 9 कैसे आया मेरा, 3 2 बार आया तब ना 9 आया, 3 2 बार आया, देखिए आपको दिख रहा होगा 3 2 बार आया है तब ना मेरा 9 आया। तो 3 कितना बार हो जाएगा, 3 2 बार। जब ये सब संख्या गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मेरा मान 72 ही आएगा, क्योंकि यही सब संख्या से मेरा क्या निकला है, 72 से ही ये सब संख्या निकला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।